हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे काफ़ी मेथड्स का, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है मेथड ऑफ एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेथड ऑफ एनालिसिस। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको किस तरीके से एनालाइज करते हैं और कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। सो डिटर्मिनेसी कैसे फाइंड करते हैं उसको मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। सो अगर आपको वो देखना है तो आप वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो उसका एनालिसिस हम अलग तरीके से करते हैं, और इनडिटर्मिनेट है तो अलग तरीके से करते हैं। डिटर्मिनेट मतलब क्या हो गया, जिसकी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जीरो हो गई, मीन्स इनडिटर्मिनेसी नहीं हुई, तो क्या हो गया, वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। मीन्स जितने भी अननोन हैं और जितने भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस हैं वो इक्वल हैं। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या हो गया, अगर हमारे पास अननोन्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सो वो स्ट्रक्चर हमारे कहलाएंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नाउ अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो उनको हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं बाय इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, राइट। इस तरीके से हम इन इक्वेशन से डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। नाउ लेकिन अगर हमारे पास इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो हमारे को एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम के साथ साथ। सो वो कहलाते हैं हमारे एडिशनल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है। सो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हमारे को क्रॉस सेक्शन और उसके मटेरियल प्रॉपर्टीज, यानी कि क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइसन रेशियो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो हमको जो उसके क्रॉस सेक्शन है यानी कि ए और आई, और जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं ई और यू, उनकी डिटेलिंग की जरूरत पड़ती है। नाउ इसमें क्या होता है, जब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते। अगर टेम्परेचर में चेंज है, सपोर्ट में सेटलमेंट है या लैक ऑफ फिट है तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, या अगर सपोर्ट सेटलमेंट होता है या लैक ऑफ फिट होता है। सो इन तीनों की वजह से भी स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होता है। नाउ अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को एनालाइज कैसे करते हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। नाउ जैसे कि हमने देखा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अभी मेथड नहीं है, सो इसके लिए मेथड की जरूरत नहीं है। नाउ ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का हमको एनालिसिस करना है तो इसके लिए हमारे को डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे को डिफरेंट कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस यहाँ हम जनरेट करेंगे। नाउ हमारा जो मेथड है इनडिटर्मिनेट एनालिसिस का, वो बेसिकली यहाँ पे दो मेथड है। पहला तो होता है एग्जैक्ट मेथड, जिसमें आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे, एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। एक होता है अप्रॉक्सीमेट मेथड, सो इसमें अप्रॉक्सीमेटली क्या रिजल्ट आएंगे वो देखेंगे हम। नाउ जो एग्जैक्ट मेथड है वो एक टाइप का एक्यूरेट मेथड है। इसमें हमको ई और आई दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी एग्जैक्ट मेथड के लिए। सो एग्जैक्ट मेथड के हमारे पास बेसिकली दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा फोर्स मेथड, सेकेंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या होते हैं इनडिटर्मिनेट एनालिसिस के लिए। सो जब हम अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज करेंगे तो जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे अप्रॉक्सीमेट आएंगे। सो ये एक टाइप का अप्रॉक्सीमेट मेथड है, और इसमें मटेरियल प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ इसमें क्या करते हैं, हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम टेम्परली कन्वर्ट कर देते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, फिर उसको हम एनालाइज कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के द्वारा। क्योंकि हम इसमें अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, फिर हम इसको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली अप्रॉक्सीमेट मेथड में हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला है पोर्टल फ्रेम मेथड, दूसरा है कैंटिलीवर मेथड, तीसरा होता है फैक्टर मेथड। सो यहाँ पे हम बेसिकली एग्जैक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, दैट इज फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। सो फोर्स मेथड कब यूज किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मेथड कब यूज किया जाएगा, जब हमारे पास जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं और जो मेंबर फोर्सेस हैं वो अननोन होंगे, तब हम फोर्स मेथड यूज करेंगे।
मीन्स जब हमारे पास फोर्सेस अननोन होंगे तब हम फोर्स मेथड का यूज करेंगे, लेकिन जब हमारे पास जॉइंट के जो डिफॉर्मेशंस होते हैं यानी कि डिफ्लेक्शन और रोटेशन वो अननोन है तो हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा फोर्स मेथड। इसमें क्या होता है, जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हैं वो इक्वल होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के यानी कि डीएफ के, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है इसमें जो हमारे अननोन होते हैं वो इक्वल होते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के यानी कि डीके के। ना जो फोर्स मेथड है हम तब यूज करते हैं जब हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी लेस होता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, और अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ना हमारे पास फोर्स मेथड के भी बहुत सारे मेथड है और डिस्प्लेसमेंट मेथड के भी बहुत सारे मेथड है। सो जो फोर्स मेथड है उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जो उनके डिफरेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से हो गए। पहला है स्ट्रेन एनर्जी मेथड, दूसरा है कास्टिंग-लियानो मेथड, थर्ड है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, फोर्थ है वर्चुअल वर्क यानी कि यूनिट लोड मेथड, फिफ्थ है कॉलम एनालॉजी मेथड, सिक्स्थ है हमारा 3 मूवमेंट थ्योरम, सेवेंथ है हमारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, एट्थ है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। सो इन सारे मेथड यूज किए जाते हैं फोर्स मेथड के लिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। सो पहला है हमारा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेकेंड है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, थर्ड है हमारा कानीस मेथड और फोर्थ है हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। सो ये सब मेथड हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो इनको डिस्कस करने के पहले आपको बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होने चाहिए स्लोप और डिफ्लेक्शन के। सो उसको मैं बता देती हूँ। नाउ फर्स्ट है हमारा कैंटिलीवर बीम जिसमें फ्री एंड पे पी लोड एक्ट कर रहा है और स्पैन एल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड एंड है तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पे 0 हो जाएगा। नाउ जो फ्री एंड है वहां पे स्लोप आ जाएगा PL²/2EI और डिफ्लेक्शन आ जाएगा PL³/3EI। नाउ यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है मिड स्पैन यानी कि सी में आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा 5/48 PL³/EI। नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ मूवमेंट इन फ्री एंड। फ्री एंड में अगर मूवमेंट M एक्ट करेगा और लेंथ ऑफ स्पैन L है तो क्या स्लोप और क्या डिफ्लेक्शन होगा। सो फिक्स्ड एंड पे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 हो जाएंगे और जहाँ पे मूवमेंट एक्ट करेगा वहाँ पे स्लोप हो जाएगा ML/EI और डिफ्लेक्शन आ जाएगा ML²/2EI। नाउ डिफ्लेक्शन जो है मिड स्पैन में आ जाएगा ML²/8EI। सो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। सो जो इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है और ये सब्जेक्ट है यूवीएल से यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो स्लोप बी एंड में यानी कि फ्री एंड है अगर, और यहाँ पे यूवीएल का जो वेरिंग लेंथ है यहाँ पे बड़ा है फिक्स्ड एंड साइड में, तो स्लोप आ जाएगा θB फ्री एंड में WL³/24EI और डिफ्लेक्शन आता है बी एंड में 11/120 WL2/4/EI। नाउ जब हम इसका रिवर्स करेंगे मींस अगर यूवीएल हमारा इधर फ्री साइड में ज़्यादा होगा, इसकी जो वैल्यू है वो बी में बड़ी होगी तो क्या स्लोप और डिफ्लेक्शन आएगा। सो अगर बी साइड में हमारी यूवीएल की वैल्यू बड़ी है फ्री एंड में तो यहाँ पे स्लोप आएगा WL³/8EI और डिफ्लेक्शन आएगा 11/120 WL2/4/EI। सो डिफ्लेक्शन सेम रहेगा बी एंड में, बाकी जो हमारा स्लोप है उसकी वैल्यूज चेंज होंगी। सो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसमें इसकी 1/3 और कम है इससे 1/3 वैल्यू। सो नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या आएगा। सो स्लोप आ जाएगा हमारा बी एंड में फ्री एंड में WL³/6EI और डिफ्लेक्शन आ जाएगा WL2/4/8EI। नाउ डिफ्लेक्शन की बात करेंगे सी एंड में मिड पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा 7/192 WL2/4/EI। नेक्स्ट, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें P लोड एक्ट कर रहा है सेंटर में मिड स्पैन में, सो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होंगे। सो स्लोप A और B में इक्वल हो जाएगा, बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी तो A और B आ जाएगा PL²/16EI और डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट में आ जाएगा PL³/48EI। और अगर इसके हम मिड में देखेंगे D और E में डिफ्लेक्शन ये आ जाएगा 11/768 PL³/EI।
सो ये क्वार्टर स्पैन में डिफ्लेक्शन है, यानी कि डी और ई में क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलो न्यूटन पर मीटर का एक्ट करेगा, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होंगे। तो स्लोप ए और बी में हो जाएगा WL3/24 EI और डिफ्लेक्शन सी में आ जाएगा सेंटर में 5/384 WL4/EI। नाउ डी और ई में डिफ्लेक्शन क्या होगा, क्वार्टर स्पैन में डिफ्लेक्शन आ जाएगा 19/2048 WL4/EI। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड केस है सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पी लोड सेंटर में नहीं एक्ट करके किसी एक अलग डिस्टेंस में एक्ट करेगा, एक एंड से ए डिस्टेंस में, दूसरे एंड से बी डिस्टेंस में, तो स्लोप और डिफ्लेक्शंस क्या होंगे। सो स्लोप ए में आ जाएगा P इंटू ए इंटू बी इंटू 2L-A/6EIL और स्लोप बी में आ जाएगा P इंटू ए इंटू L² - A²/6EI इंटू L। नाउ डिफ्लेक्शन डी पॉइंट में क्या होगा, P इंटू A² इंटू B²/3 इंटू E इंटू I इंटू L। नेक्स्ट केस है हमारा 9th केस, अगर फिक्स्ड बीम है सेंटर पे पी लोड एक्ट कर रहा है तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होंगे। सो सिंस ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, ए में, बी में, सी में, सो स्लोप की वैल्यू 0 हो गई। नाउ अब डिफ्लेक्शन क्या होगा, सो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्लेक्शन सी में आएगा। सो सी में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा PL³/192 EI। सो ये है हमारा 1/4 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का। सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है डिफ्लेक्शन PL³/48 EI होता है, सो इसका 1/4 तो ये आ जाएगा 192। सो ये 1/4 होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम का। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। सो फिक्स्ड बीम है, यूडीएल से सब्जेक्ट हो रही है, तो स्लोप हमारा ए में, बी में, सी में 0 हो गया और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा सी में। सो ये वैल्यू आ जाएगी WL4/384 EI। ये 1/5 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का। सो सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या होता है 5/384 WL4/EI। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन है, सो इसका 1/5 तो ये आ जाएगा WL4/384 EI। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड बीम और पी लोड एक्ट कर रहा है किसी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड बी, तो डिफ्लेक्शन सी में क्या आ जाएगा P इंटू A³ इंटू B³/3EI इंटू L³। सो डिफ्लेक्शन सी में इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का, और अगर M मूवमेंट एक्ट कर रहा है किसी एक एंड में तो स्लोप क्या होगा। सो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी तो स्लोप A भी होगा, B भी होगा और डिफ्लेक्शन हमारा इस तरीके से हो जाएगा, बीम इस तरीके से बेंड होगी। नाउ जिस एंड में मूवमेंट एक्ट कर रहा है वहां पे स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर एंड। सो यहाँ पे जो स्लोप है वो है ML/3EI और इसका आधा आएगा बी में, यानी कि ML/6EI। नाउ डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा सी में ML²/16EI। नेक्स्ट केस हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर का, मीन्स एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड सिंपली सपोर्टेड है और मूवमेंट एक्ट कर रहा है हमारा सपोर्ट में M। तो यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा बी एंड में ML/4EI और डिफ्लेक्शन सेंटर में मैक्सिमम आएगा, सो वो हो जाएगा ML²/32EI। नेक्स्ट हम डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड से, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में हम कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सो मान लेते हैं हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, तो एक्सियल फोर्स के वजह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सियल फोर्स का स्क्वायर बाय 2 इंटू E इंटू A dx इंटीग्रेशन 0 to L, राइट। सो यहाँ पे एक्सियल फोर्स का स्क्वायर होता है। नाउ शियर फोर्स की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी 0 to L शियर फोर्स का स्क्वायर बाय 2G इंटू A इंटू dx। नाउ टॉर्क की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी 0 to L T² बाय 2GJ इंटू dx। नाउ बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी 0 to L M² बाय 2EI इंटू dx। नाउ स्ट्रेन एनर्जी इन सब फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएगी सम ऑफ ऑल द स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी इन सब फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर फोर्स, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट।
नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो होती है एक्सियल फोर्स और शेयर फोर्स की वजह से वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स U1 और U2 को अगर हम नेग्लेक्ट कर लेंगे तो हम U3 और U4 ही फाइंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कास्टिंग-लियानोस मेथड। सो इसका पहला थ्योरम ये बोलता है कि स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन वो हमारे को लोड देता है, और पार्शियल डेरिवेटिव और स्ट्रेन एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ये हमको मूवमेंट देता है। ठीक, ये अगर कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फ्री एंड पे P लोड एक्ट कर रहा है तो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी डेल्टा। सो इस डिफ्लेक्शन से जब हम स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा P लोड आएगा, और अगर मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो बीम इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ पे रोटेशन, यहाँ पे थीटा है, तो स्ट्रेन एनर्जी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशन वो हमारे को मूवमेंट देगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड थ्योरम। सो सेकेंड थ्योरम में क्या होता है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, सेम यहाँ पे फ्री एंड पे P लोड एक्ट कर रहा है तो बीम यहाँ डिफ्लेक्ट होगी डेल्टा, और मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो बीम यहाँ पे रोटेट होगी थीटा डिस्टेंस से। सो सेकेंड थ्योरम ये बोलता है कि स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोड, अगर हम लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमको डिफ्लेक्शन देगा। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू मूवमेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमको रोटेशन देगा। मीन्स फर्स्ट थ्योरम का वाइजा वर्सा ऑपोजिट है। और अगर इस थ्योरम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने और अच्छे से इन थ्योरम्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का रिजल्टेंट अगर हमको फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो वो रिजल्टेंट होता है वो इक्वल होता है जो भी इंडिविजुअल लोड की वजह से इफेक्ट आएंगे। मीन्स ये अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे P लोड है तो इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा प्लस, और यहाँ पे एक मूवमेंट एक्ट कर रहा है M, और इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा दोनों का जब हम सम कर देंगे तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारा B में आ जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि डिफ्लेक्शन इसके वजह से प्लस इसके वजह से वो हमारा रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन होगा B में। सो डिफ्लेक्शन एट B क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्ट की वजह से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है PL3/3I, और मूवमेंट की वजह से आती है कैंटिलीवर बीम में ML2/2EI। सो इन दोनों का प्लस कर देंगे तो B में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा बेटीज लॉ। सो बेटीज लॉ में अगर आप देखें तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर दो लोड एक्ट कर रहे हैं P और Q और ये डिफ्लेक्ट होंगे तो बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। सो P लोड की वजह से डिफ्लेक्शन क्या आएगा, डेल P, और Q लोड की वजह से डिफ्लेक्शन क्या आएगा, डेल Q। सो ये बेटीज लॉ ये बोलता है कि जो वर्क डन P लोड के द्वारा होगा वो इक्वल होगा Q लोड के द्वारा के वर्क डन के। सो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो P इंटू डेल Q इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल P, ये इक्वल होता है, राइट। और अगर यहाँ पे एक केस है जब P और Q इक्वल हो जाएंगे, मीन्स जब लोड इक्वल हो जाएंगे तो हमारे डिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, वो एक अलग केस है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। नाउ अब इस केस में फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन जब अगर मूवमेंट एक्ट करेंगे M1 और M2 तब क्या हो जाएगा, तब वर्चुअल वर्क डन जो हमारा मूवमेंट M1 की वजह से होगा वो इक्वल हो जाएगा वर्चुअल वर्क डन बाय M2 के। सो वर्क डन इसके वजह से M1 की वजह से जो रोटेशन होगा वो θ1 यहाँ होगा, और M2 की वजह से जो रोटेशन होगा θ2 वो यहाँ होगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, M1 θ2 इज इक्वल्स टू M2 θ1। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का। सो ये स्पेशल केस है बेटीज लॉ का, उसमें हम क्या करते हैं, वर्चुअल वर्क डन P और Q की वजह से इक्वल करते हैं। सो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो लोड एक्ट कर रहे हैं P और Q, बीम डिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो P की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा डेल P, Q की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा डेल Q। सो हमने बेटी लॉ में क्या पढ़ा, वर्क डन इसके द्वारा इक्वल होगा। सो P इंटू डेल Q इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल P। नाउ ये हो गया हमारा बेटीज लॉ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर दोनों लोड इक्वल है, मीन्स P और Q इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, मीन्स डेल Q इज इक्वल्स टू डेल P। फॉर एग्जाम्पल ये अगर कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फ्री एंड में P लोड एक्ट कर रहा है तो बीम हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है, और P लोड एक्ट कर रहा है C पॉइंट में, मीन्स सेंटर पे, तो बीम डिफ्लेक्ट होगी, और ये दोनों लोड यहाँ पे इक्वल है, ये भी P है ये भी P है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा
सी और बी में वो इक्वल होंगे, मीन्स ये और ये इक्वल होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करते हैं। सो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल है, W किलो न्यूटन पर मीटर का। सो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, जितने भी रिएक्शंस है माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो कितने रिएक्शंस है हमारे पास, टोटल रिएक्शंस है हमारे पास 4 और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है 3। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो गई, 4 - 3 = 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो रिडंडेंट रिएक्शन है उसको हम रिमूव कर लेंगे। सो जो एक्स्ट्रा रिएक्शन है रिडंडेंट, ये हमारा आरबी, इसको हम रिमूव कर लिए। फिर हम डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे एक्सटर्नल लोड की वजह से, जहाँ पे रिडंडेंट रिएक्शन था उसी जगह पे। तो डिफॉर्मेशन हम फाइंड करेंगे इस लोड की वजह से। तो यहाँ पे हमारा यूडीएल है, तो हम बी में डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। सो डिफॉर्मेशन बी में क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड में जब यूडीएल होता है तो 5/384 W L⁴/EI होता है। यहाँ पे L क्या है, 2L है, लेंथ ट्वाइस है। फिर क्या करेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल लोड है उसको रिमूव कर देंगे और फिर डिफ्रेक्शन फाइंड करेंगे रिडंडेंट रिएक्शन की वजह से। मींस ये जो यूडीएल है इसको हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया। फिर हम डिफॉर्मेशन फाइंड करेंगे इस रिडंडेंट रिएक्शन की वजह से, मींस आरबी की वजह से। हमने एक्सटर्नल लोड को अब हटा दिया है। तो क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, जब लोड P एक्ट करता है तो ये आ जाएगा डिफॉर्मेशन बी में। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, PL³/48 EI होता है। तो P क्या है हमारे पे, मीन्स लोड यहाँ पे क्या है, RB, रिएक्शन B है, और L क्या है, 2L है। तो ये हो जाएगा RB × 2L/48 EI। सो हम यहाँ पे देखेंगे जो नेट डिफॉर्मेशन है वो 0 है, मीन्स जो एक्सटर्नल लोड है यूडीएल और जो ये लोड एक्ट कर रहा है उसके वजह से जो डिफॉर्मेशन है वो टोटल नेट 0 आ जाएगा। सो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आरबी आ जाएगा। मीन्स ये दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट कर देंगे 1 और 2 को, तो यहाँ से आरबी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा नेट डिफॉर्मेशन है वो 0 के इक्वल है। सो फिर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करके आर ए और आर सी फाइंड कर लेंगे। 2 इक्वेशंस है हमारे पास और 2 अननोन अवेलेबल हैं, तो वहां से आर ए और आर सी आ जाएगा। सो इस तरीके से हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स अननोन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट लोड मेथड। सो यूनिट लोड मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिट लोड मतलब कि 1 वैल्यू का लोड या 1 वैल्यू के मूवमेंट को हम अप्लाई करते हैं जहां पे हमको डिफ्लेक्शन या रोटेशन की जरूरत पड़ती है। सो अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो 1 यूनिट का लोड लगाएंगे, और अगर रोटेशन फाइंड करना है तो 1 यूनिट का मूवमेंट अप्लाई करेंगे उसी पॉइंट में जहां पे हमको इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। सो इसकी इक्वेशन क्या होती है, डिफ्लेक्शन डेल और रोटेशन थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कैपिटल M इंटू स्मॉल m dx/EI, जहां पे M क्या होता है, M जो होता है वो मूवमेंट होता है किसी भी सेक्शन में जो ऑकर होता है एक्सटर्नल लोड की वजह से। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो भी मूवमेंट होगा सेक्शन में वो कैपिटल M होता है, और स्मॉल m क्या होता है, ये मूवमेंट होता है किसी भी सेक्शन में यूनिट लोड या मूवमेंट की वजह से जब हम उसी डायरेक्शन में लोड या मूवमेंट को अप्लाई करते हैं। So it is a movement at any section due to unit load or movement applied in the direction of desired displacement. So ये हमारा कैंटिलीवर बीम है जिसमें फ्री एंड में P लोड एक्ट कर रहा है। तो हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे x डिस्टेंस पे फ्री एंड से, और ये टोटल लेंथ ऑफ स्पैन L है। सो यहाँ पे अगर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम यूनिट लोड मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। सो मूवमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब ये लोड एक्ट कर रहा है तो P × x हो गई ना। अब ये लोड की जगह जब हम एक यूनिट लोड को अप्लाई करेंगे, मींस 1 वैल्यू के लोड को अप्लाई करेंगे, तो मूवमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल m इसको हम डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी 1 × x। सो ये हो गई x के इक्वल ना। अब हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to L। सो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m dx/EI के इक्वल होता है। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो px × x क्या हो जाएगा, px²/EI। सो इंटीग्रेट करेंगे तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है। फिर x में हम L पुट कर देंगे 0 to L, तो ये आ जाएगा PL³/3EI।
सो डिफ्लेक्शन आ जाएगा फ्री एंड में PL3/3I कैंटिलीवर बीम है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमने डिस्कस किया है। सो यूनिट लेवल मेथड में हम इस तरीके से डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3 मूवमेंट थ्योरम। सो 3 मूवमेंट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारा कंटिन्यूअस स्पैन है और स्पैन हमारे पास जब ज्यादा है और हमारा जो क्रॉस सेक्शनल की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। मींस एक स्पैन पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे में I2 है, लेंथ L1 और L2 है। सो तब हम यूज करेंगे 3 मूवमेंट मेथड। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। सो कैसे बनेगा, ये इस तरीके से BMD बनेगा। आपको कैसे बनाते हैं BMD और FCFD वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। सो ये हो गया इस तरीके से पैराबोलिक पाथ UDL है। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेट होता है वो होता है WL²/8। सो यहाँ का भी होता है WL²/8 और इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस है x1 बार, इसका है x2 बार। सो इसमें हम बेंडिंग मोमेंट के एरिया को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा, इस पैराबोलिक का एरिया क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ये लेंथ होता है। सो A1 आ जाएगा 2/3 ऑफ L1, ये L1 लेंथ है, इंटू W1 इंटू L1²/8। वैसे ही हम A2 फाइंड करेंगे इस BMD का एरिया। सो ये क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ L2 इंटू W2 इंटू L2²/8। सो एरिया आ गया ना। सो इस थ्योरम की इक्वेशन क्या होती है, MA इंटू L1/I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB इंटू L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ A1 इंटू x1 बार बाय L1I1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ A2 इंटू x2 बार बाय L2I2। नाउ यहाँ पे A1 और A2 क्या है, ये एरिया है हमारा फ्री BMD का ऑन द स्पैन AB A1 और स्पैन BC में A2 है। और x1 बार x2 बार क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एरिया है जो फ्री BMD का है ऑन द स्पैन AB फ्रॉम द सपोर्ट A सपोर्ट से कितना दूरी पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और x2 बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ फ्री BMD ऑन द स्पैन BC फ्रॉम द सपोर्ट C। सो इस इक्वेशन में हम क्या देखेंगे, जो हमारे मूवमेंट होते हैं सिंपली सपोर्टेड एंड्स के वो जीरो हो जाएंगे, मतलब MA और MC जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से MB आ गया, तो हम MB को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। A1 A2 हमने फाइंड किया है। सो इस इक्वेशन में MA MC जीरो हो गया, तो यहाँ से MB आ जाएगा। सो इस तरीके से हम 3 मूवमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस बीम है तब हम 3 मूवमेंट इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। सो ये अगर हमारा फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एंड्स है, तो क्या करेंगे हम इनफाइनाइट सपोर्ट को कंसिडर करते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम एक कंसिडर करेंगे, फिर उसको हम जीरो कर देंगे। उसको जीरो करने के बाद हम 3 मूवमेंट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये फिक्स्ड बीम ये एक्सटेंड होगी यहाँ A' डिस्टेंस में, तो इससे हम फिर 3 मूवमेंट मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं। सो अगर स्पैन हम पहले A' देखेंगे फिर A और C देखेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये स्पैन को बात कर रहे हैं हम A' और AB स्पैन की, तो 3 मूवमेंट हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेंटर वाला ट्वाइस होता है ना। तो MA' इंटू L1/I1 प्लस 2MA, इसका 2 टाइम्स L1/I1 प्लस L2/I2 हो गया, प्लस MB इंटू L2/I2 हो गया। ये हो गया हमारा। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होता है 6 A1 x1 बार बाय L1I1 प्लस 6 A2 x2 बार बाय L2I2। सो ये हम इक्वेशन यूज कर लेंगे एक। तो यहाँ पे हमको पता है ये MA' जीरो है। सो अब हम स्पैन कंसिडर कर रहे हैं AB और BC का। सो यहाँ पे हम 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा MA इंटू L2/I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MB इंटू L2/I2 प्लस L3/I3 प्लस MC इंटू L3/I3 किसके इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 6 A2 इंटू x2 बार बाय L2I2 प्लस 6 इंटू A3 इंटू x3 बार बाय L3 इंटू I3। सो ये इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो मूवमेंट हमारा सिंपली सपोर्टेड एंड पे जीरो होता है, तो यहाँ पे MC जीरो आ गया, मूवमेंट A और B एंड में आ जाएंगे। सो इस तरीके से हम 3 मूवमेंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं वैल्यूज को फाइंड करने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है कैरी ओवर मूवमेंट क्या होता है। सो कैरी ओवर मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो जब किसी भी एक एंड में मूवमेंट अप्लाई हो रहा है तो उसके पास वाले एंड पे क्या मूवमेंट अप्लाई होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे m मूवमेंट अप्लाई हो रहा है तो इसके पास में जो सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट अप्लाई होगा वो कहलाता है हमारा कैरी ओवर मूवमेंट। सो इट इज द इंड्यूस्ड और डेवलप्ड मूवमेंट एट वन एंड ड्यू टू द अप्लाइड मूवमेंट एट द नेक्स्ट अदर एंड। सो इफ कैरी ओवर मूवमेंट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड मूवमेंट इट इज टेकन एज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। मीन्स अगर ये m है, m मूवमेंट हमने अप्लाई किया है और कैरी ओवर मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो पॉजिटिव होगा। मीन्स ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। अदरवाइज अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो मीन्स वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव होगी। ये होता है हमारा कैरी ओवर मूवमेंट। नाउ कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है। सो नाम से आप देख सकते हैं ये एक टाइप का फैक्टर है। ये रेशियो होता है कैरी ओवर मूवमेंट का और अप्लाइड मूवमेंट का। सो ये रेशियो है कैरी ओवर फैक्टर। सो इसमें क्या होता है, डिफरेंट केसेस हैं। अगर फार एंड हमारा फिक्स्ड है, सो ये हमारा फिक्स्ड एंड है, यह हमारा सपोर्ट है यहाँ पे। सो अप्लाइड मूवमेंट यहाँ पे m है तो कैरी ओवर मूवमेंट फिक्स्ड एंड में क्या होगा। सो अगर फार एंड हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड एंड हो गया, तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा वो m/2 होता है, जो अप्लाइड मूवमेंट है उसका आधा। ये मूवमेंट m अप्लाई हो रहा है तो कैरी ओवर मूवमेंट यहाँ पे आधा आता है। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट। सो कैरी ओवर मूवमेंट क्या है हमारा m/2 और अप्लाइड मूवमेंट क्या है हमारा m। सो यहाँ से कैरी ओवर फैक्टर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट केस, अगर हमारा फार एंड हिंज्ड है, सो मीन्स अगर एंड इस तरीके से हिंज है तो क्या होगा कैरी ओवर मूवमेंट और कैरी ओवर फैक्टर। सो अगर मूवमेंट m अप्लाई कर रहे हैं हम इस एंड में, तो जो दूसरा एंड है वहां पे कैरी ओवर मूवमेंट क्या आएगा। सिंस ये हमारा सिंपली सपोर्टेड एंड है तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होगा तो ये वैल्यू यहाँ 0 आएगी, तो ये ma यहाँ पे 0 हो गया। और कैरी ओवर फैक्टर किसके इक्वल होता है, जो कैरी ओवर मूवमेंट होता है बाय जो अप्लाइड मूवमेंट होता है। तो जो कैरी ओवर मूवमेंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये हो गया 0, और यहाँ पे मूवमेंट m अप्लाई हो रहा है, 0/m इज 0। सो यहाँ पे कैरी ओवर फैक्टर 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर बीम। अगर कैंटिलीवर बीम है तो क्या कैरी ओवर मूवमेंट होगा और कैरी ओवर फैक्टर होगा। सो कैंटिलीवर बीम है, अप्लाइड मूवमेंट अगर m है तो कैरी ओवर मूवमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो ये है हमारा कैरी ओवर मूवमेंट -m। सेम मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होगा फिक्स्ड एंड में। सो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसीलिए ये -m होगा, लेकिन हमने सेम डायरेक्शन शो कर दिया है इसीलिए यहाँ पे हमने -m लिखा है। नाउ अगर कैंटिलीवर बीम है और अगर m मूवमेंट अप्लाई किया गया है तो जो कैरी ओवर मूवमेंट है फिक्स्ड एंड में वो होगा -m। नाउ कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट। कैरी ओवर मूवमेंट क्या है हमारा -m और अप्लाइड मूवमेंट क्या है m, तो कैरी ओवर फैक्टर आ जाएगा -1 अगर कैंटिलीवर बीम है तो। नाउ नेक्स्ट केस है हमारा जब इंटरनल हिंज है हमारे पास और फ्री एंड में m मूवमेंट अप्लाई करेंगे, तो इंटरनल हिंज की वजह से जो यहाँ पे कैरी ओवर मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं होगा, तो जो मूवमेंट ट्रांसफर होगा वो 0 होगा। अगर m मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट जनरेट होगा इस फिक्स्ड एंड में वो 0 हो जाएगा, तो ma यहाँ 0 आ गया। और कैरी ओवर फैक्टर किसके इक्वल होता है, कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट के। तो कैरी ओवर मूवमेंट हमारा 0 है तो हमारा कैरी ओवर फैक्टर यहाँ 0 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे जो कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड पे m अप्लाई हुआ है मूवमेंट। नाउ अगर हमारे पास सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, रोलर सपोर्ट है और इंटरनल हिंज का केस है, तब क्या होगा कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मूवमेंट। सो यहाँ पे अगर m अप्लाइड मूवमेंट है हमारा सपोर्ट पे, तो जो हमारा कैरी ओवर मूवमेंट है वो हो जाएगा a/b इंटू m अप्लाइड मूवमेंट का। तो कैरी ओवर फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, कैरी ओवर मूवमेंट बाय अप्लाइड मूवमेंट। सो इसको जब m से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a/b के इक्वल। सो इस तरीके से हम कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टिफनेस और स्टिफनेस फैक्टर। इसको हम k से डिनोट करते हैं। ये क्या शो करता है, सो ये एक टाइप का मूवमेंट की वैल्यू है जो कि अप्लाई किया जाता है किसी भी जॉइंट में
ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए यूनिट रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। स्टिफनेस वो मोमेंट की वैल्यू होती है जो कि हमको अप्लाई करना रहता है किसी भी जॉइंट में ताकि यूनिट रोटेशन हो पाए। और रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है, इसको हम RS से डिनोट करते हैं। ये एक्सप्रेस की जाती है I और L के फॉर्म में, और स्टिफनेस जो होती है वो एक्सप्रेस करते हैं हम E, I और L में, और जो रिलेटिव स्टिफनेस है उसको हम रिलेटिवली एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स एज कंपेयर टू जो हमारे डिफरेंट जॉइंट है वो रिलेटिवली कितना ये स्टिफ है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ I और L से। पहला केस देख लेते हैं जब फार एंड हमारा फिक्स्ड है। तो यहाँ देख सकते हैं ये एंड अगर फिक्स्ड है तो क्या होगा हमारा स्टिफनेस और रिलेटिव स्टिफनेस, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और अप्लाइड मूवमेंट M है। तो यहाँ की जो स्टिफनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4EI/L के, और रिलेटिव स्टिफनेस किसके इक्वल हो जाएगी, I/L के। नाउ अगर फार एंड हिंज्ड है तो ये आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है ये हिंज्ड है और अप्लाइड मूवमेंट M है, तो जो स्टिफनेस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3EI/L के, जब अगर फार एंड हमारा हिंज्ड है। लेकिन अगर हमको रिलेटिव स्टिफनेस देखना है तो वो किसके इक्वल होगी, रिलेटिव टू द अदर सपोर्ट, ये होती है 3/4 इंटू I/L के। नेक्स्ट केस है हमारा जब फार एंड हमारा फ्री है। तो ये एंड अगर फ्री होगा तो हमारा मूवमेंट किसके इक्वल होता है, K इंटू थीटा के। तो यहाँ से स्टिफनेस क्या आ जाएगी, M/थीटा के। तो बेसिकली जब एंड फ्री है तो हमारा स्टिफनेस 0 होता है, तो रिलेटिव स्टिफनेस भी 0 होगी, क्योंकि एंड फ्री है तो कोई भी यहाँ पे मूवमेंट ट्रांसलेट नहीं होगा। तो बेसिकली स्टिफनेस 0 हो गई तो रिलेटिव स्टिफनेस भी 0 आएगी। ये इक्वेशन गिवन है मूवमेंट, स्टिफनेस और रोटेशन की। मूवमेंट इज इक्वल्स टू स्टिफनेस इंटू रोटेशन। स्टिफनेस होता है M/थीटा के, तो M यहाँ 0 है, बेसिकली ये 0 आता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक टाइप का फैक्टर है जो कि रेशियो होता है। ये होता है स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर एट अ जॉइंट बाय टोटल स्टिफनेस ऑफ दैट जॉइंट। स्टिफनेस किसी भी मेंबर की किसी भी जॉइंट में बाय टोटल स्टिफनेस उसी जॉइंट की। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस उसी मेंबर का उस जॉइंट पे बाय टोटल जो हमारी रिलेटिव स्टिफनेस है उस जॉइंट की। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से हम ये देखते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी जॉइंट में। मान लेते हैं ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा डिफरेंट एंड्स है, ये फिक्स्ड एंड है, ये हिंज्ड एंड है, ये रोलर एंड है और ये फ्री एंड है। मान लेते हैं यहाँ 100 किलोन्यूटन मीटर का मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, तो ये मूवमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे मेंबर्स में वो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं ये जॉइंट O है, यहाँ पे एक मेंबर है OA, यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, ये B भी फिक्स्ड एंड है और C जो हमारा हिंज्ड एंड है और D एंड हमारा फ्री है। तो यहाँ पे क्या इसकी स्टिफनेस होगी, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो हम देखेंगे। स्टिफनेस जो है वो हर मेंबर की अलग अलग होगी क्योंकि जो एंड्स है वो अलग अलग हैं। पहला जो एंड है हमारा OA, स्टिफनेस ऑफ द मेंबर OA इस जॉइंट O में क्या हो जाएगी, जब ये एंड हमारा फिक्स्ड है तो स्टिफनेस क्या होती है 4EI/L1। यहाँ पे लेंथ L1 है तो ये हो गया L1। ये क्या है स्टिफनेस OA की, तो ये है K1 हमारा। स्टिफनेस ऑफ द मेंबर OB ये किसके इक्वल हो जाएगा, K2, जब एंड हमारा फिक्स्ड है तो ये आ जाएगा 4EI/L2। नाउ स्टिफनेस OC मेंबर की क्या हो जाएगी जब एंड हमारा हिंज्ड है, तो ये किसके इक्वल होती है 3EI/L के। लेंथ हमारा L3 है, ये आ गया K3। और स्टिफनेस मेंबर OD की जब ये एंड हमारा फ्री है तो क्या हो जाएगी K4। एंड फ्री है तो कोई भी स्टिफनेस नहीं होगी तो ये 0 आएगा। नाउ टोटल स्टिफनेस इस जॉइंट O पे कितनी होगी, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ K। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके इक्वल होता है, अगर OA मेंबर का हमको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर देखना है तो वो क्या होगा, स्टिफनेस इसी मेंबर की यानी कि K1 बाय सम ऑफ ऑल द स्टिफनेस, ये होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OA का। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OB का क्या आ जाएगा, स्टिफनेस इस मेंबर की बाय समेशन ऑफ ऑल द स्टिफनेस। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर OC का किसके इक्वल होगा, K3 इस मेंबर की स्टिफनेस बाय समेशन ऑफ ऑल द स्टिफनेस। वैसे ही OD की डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगी स्टिफनेस इस मेंबर की यानी कि K4 बाय समेशन ऑफ ऑल द स्टिफनेस। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो हर एक मेंबर का उसका जो सम है वो 1 आएगा। हमारे जो मेंबर्स हैं मान लेते हैं 1 to n है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उन पूरे मेंबर्स के सम का 1 होगा।
सो मीन्स क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओ ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओ बी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओ सी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ डी इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब हमको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होना चाहिए। सो उसके लिए हमको फिक्स्ड एंड मूवमेंट पता होना चाहिए। सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस का देख लेते हैं। सो पहला केस है हमारा, अगर हमारा फिक्स्ड बीम है और पी लोड एक्ट कर रहा है सेंटर पे, तो हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या जनरेट होगा। सो ए बी में जनरेट होगा PL/8 और BA में जनरेट होगा PL/8। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ए बी की वो नेगेटिव होती है और यहाँ पे जनरली पॉजिटिव होती है। मीन्स यहाँ पे क्लॉकवाइज जनरेट होता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होता है मूवमेंट। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम का, और अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो हमारे फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होंगे। सो ए बी का होता है यूडीएल के केस में WL²/12 नेगेटिव और BA होता है WL²/12 विच इज पॉजिटिव। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम में जब P लोड एक्ट कर रहा है A और B डिस्टेंस पे, मीन्स सेंटर पे ये लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो मूवमेंट ए बी में होता है माइनस ऑफ P इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर बाय L²। और वैसे ही मूवमेंट BA में एक्ट करेगा P इंटू A² इंटू बी बाय L² के। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम है अगर, और UDL अगर हाफ स्पैन में एक्ट कर रहा है मीन्स L/2 में एक्ट कर रहा है, तो मूवमेंट AB में आ जाएगा माइनस ऑफ 11/192 WL² और BA में मूवमेंट आ जाएगा 5/192 WL²। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो मूवमेंट AB में कम होगा और BA में ज़्यादा होगा। मीन्स जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड बड़ा होगा वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे AB में मूवमेंट आएगा माइनस WL²/30 और BA में मूवमेंट आएगा WL²/20। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू ट्राइंगुलर लोडिंग, UVL है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू है। सो जब इस तरीके से UVL एक्ट करेगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसके में सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी है, तो मूवमेंट AB में आ जाएगा -5/96 WL² और BA में मूवमेंट आएगा 5/96 WL²। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड बीम का, मूवमेंट M एक्ट कर रहा है सेंटर पे, तो मूवमेंट A एंड पे हो जाएगा M/4, मीन्स यहाँ पे जो जनरेट होगा M/2 उसका आधा M/4। नेक्स्ट B एंड पे भी मूवमेंट क्या होगा M/4 होगा। नेक्स्ट केस है हमारा फिक्स्ड एंड बीम का, जब M मूवमेंट एक्ट कर रहा है किसी भी डिस्टेंस A पे, मीन्स ये मूवमेंट सेंटर पे नहीं एक्ट होके किसी भी डिस्टेंस पे एक्ट करेगा फिक्स्ड एंड बीम के केस में, तो मूवमेंट क्या जनरेट होंगे। तो AB में मूवमेंट जनरेट होगा M इंटू बी इंटू 2A माइनस बी बाय L² और BA में जनरेट होगा M इंटू A इंटू 2B माइनस A बाय L²। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सो सिंकिंग ऑफ सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली जो सपोर्ट होता है वो सिंक हो जाता है, मीन्स वो सपोर्ट डिफ्लेक्ट हो जाता है वर्टिकली किसी भी डिस्टेंस D में। सो मान लेते हैं ये अगर कैंटिलीवर बीम है, सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, सो अगर ये सपोर्ट सिंक हो जाएगा मीन्स नीचे हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा मीन्स डिफ्लेक्शन होगा, मीन्स वो हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट सिंक कर रहा है। सो तब क्या होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट जनरेट होंगे वो A एंड पे होगा 6EI डेल्टा बाय L² और B में होगा 6EI डेल्टा बाय L²। सो यहाँ पे रिएक्शंस भी वाइजा वर्सा जनरेट होंगे, तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे 12EI डेल्टा बाय L³ A में और B में भी हो जाएगा 12EI डेल्टा बाय L³ अगर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का केस है। नेक्स्ट अगर कैंटिलीवर बीम है और हमारा ये एंड हिंज्ड है, सो यहाँ पे हमारा मूवमेंट क्या जनरेट होगा फिक्स्ड एंड में 3EI डेल्टा बाय L², और जो दूसरा एंड हिंज्ड है वहाँ पे मूवमेंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि एंड हिंज्ड है, तो यहाँ मूवमेंट क्या हो गया 0 हो गया। सो रिएक्शन क्या आ जाएंगे 3EI डेल्टा बाय L³ RA और RB आ जाएगा 3EI डेल्टा बाय L³। सो अभी हमने डिस्कस किया सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, इसमें बेसिकली वर्टिकल मूवमेंट होता है सपोर्ट का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वे ऑफ फ्रेम और कॉलम। सो इसमें जनरली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है फ्रेम्स या कॉलम का, सो उसको हम स्वे बोलते हैं। सो ये अगर हमारा फिक्स्ड एंड है बीम का, सो अगर बीम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है तो वो स्वे कहलाता है। सो यहाँ देख सकते हैं मूवमेंट क्या जनरेट हो रहा है 6EI डेल्टा बाय L², यहाँ पे भी हो रहा है 6EI डेल्टा बाय L²। तो जो हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट है HA और HB वो क्या हो जाएगा 12EI डेल्टा बाय L³, 12EI डेल्टा बाय L³।
अगर एंड फिक्स्ड है तो, और अगर एंड हिंज्ड है तो क्या हो गया, यहाँ पे मोमेंट 0 होगा और यहाँ पे हमको पता है मोमेंट क्या आएगा 3ei डेल्टा बाय एल स्क्वायर। तो कंसेक्यूटिवली हमारे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, एच ए एच बी आ जाएगा 3ei डेल्टा बाय एल क्यूब। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस होती है। सो मान लेते हैं ये फिक्स्ड बीम है और मोमेंट एक्ट करते हैं फिक्स्ड एंड में, तो ये एम ए बी हो गया और ये एम बी ए हो गया, राइट। सो अब हमको इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो दो अननोन है तो दो हमारे पास एक्स्ट्रा इक्वेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो हम देखेंगे कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। सो मान लेते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये अगर कोई लोड यहाँ पे एक्ट करेगा तो उस वजह से फिक्स्ड एंड में क्या मूवमेंट होंगे। सो उसको हम डिनोट करते हैं एम बार ए बी और एम बी ए बार, जो अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में फाइंड किया। पर्टिकुलर जो भी लोडिंग होगी उस अकॉर्डिंग फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होंगे। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे अगर मूवमेंट एक्ट कर रहा है 4ei थीटा ए बाय एल, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो जो हमारा फार एंड फिक्स्ड है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट 2ei थीटा ए बाय एल जनरेट होगा, इसका आधा। नेक्स्ट केस है हमारा, सो मान लेते हैं ये अगर हमारे बी एंड में रोटेशन एक्ट कर रहा है थीटा बी, तो क्या मूवमेंट यहाँ जनरेट होगा 4ei थीटा बी बाय एल। तो जो फार एंड फिक्स्ड है हमारा वहाँ क्या मूवमेंट जनरेट होगा, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन थीटा बी, ये जनरेट होगा इसका आधा, दैट इज 2ei थीटा बी बाय एल। नाउ मान लेते हैं हमारा सिंकिंग का केस है, अगर इसमें सपोर्ट सिंक हो रहा है तो किस तरीके से सिंक होता है, सिंकिंग की वैल्यू हमने पढ़ी, तो मूवमेंट क्या जनरेट होता है 6ei डेल बाय एल स्क्वायर। दूसरे एंड में भी क्या होगा 6ei डेल बाय एल स्क्वायर, ठीक है। सो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं अगर यहाँ पे हमको मूवमेंट फाइंड करना है। सो इसको जब हम कंबाइंडली मर्ज करेंगे तो किस तरह से इक्वेशन आएगी। सो जब हम इक्वेशंस लिखेंगे तो क्या होगी, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे, तब जाके ही हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट आएगा ए बी। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी किसके इक्वल होगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए बी बिकॉज ऑफ द लोडिंग कंडीशन प्लस जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये हो गया एम बार ए बी प्लस 4ei थीटा ए बाय एल प्लस 2ei थीटा बी बाय एल माइनस 6ei डेल बाय एल स्क्वायर। सो ये सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का केस है। अगर सिंकिंग नहीं है तो ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 0 हो जाएगी। तो एम ए बी यहाँ से क्या आ जाएगा, मूवमेंट ड्यू टू फिक्स्ड लोडिंग ए बी प्लस 2ei बाय एल कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। जब हम ए बी के साइड से जा रहे हैं तो ये जो थीटा ए होता है ये ट्वाइस ऑफ थीटा ए होता है। जहाँ से हम जाएंगे ए बी से जा रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ थीटा ए, तो वैसे ही बी ए से जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ थीटा बी होगा। तो एम बी ए क्या हो जाएगा, मूवमेंट ड्यू टू लोडिंग बी ए प्लस 2ei थीटा ए बाय एल प्लस 4ei थीटा बी बाय एल माइनस 6ei डेल बाय एल स्क्वायर। सो यहाँ से बी ए आ जाएगा एम बी ए इक्वल्स टू एम बी ए ड्यू टू लोडिंग प्लस 2ei बाय एल को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा थीटा ए प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाय एल। सो सिंकिंग अगर नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम जब बी ए की तरफ जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ थीटा बी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो फिक्स्ड एंड्स हैं हमारे, तो यहाँ रोटेशन नहीं होगा, मीन्स थीटा ए और थीटा बी 0 होंगे, तो यहाँ हम इसको 0 पुट कर देंगे और वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में दो जनरल इक्वेशंस होती हैं मूवमेंट्स को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। सो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में बेसिकली हम यहाँ दो मेथड डिस्कस करेंगे, पहला है पोर्टल मेथड और दूसरा है कैंटिलीवर मेथड। सो हमने डिस्कस किया मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास दो मेथड होते हैं, पहला अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा है एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस को हम कर सकते हैं फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड से, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होती है उसको हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। सो उसको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड हमारा पोर्टल मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। सो इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली इनडिटर्मिनेट को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एजप्शंस हम यहाँ पे लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। सो पहला एजप्शन ये है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है वो हम ये मान कर चलते हैं वो मिड पॉइंट में होगा हर मेंबर ऑफ द फ्रेम के। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ऑकर्स एट द मिड पॉइंट मिड स्पान ऑफ द मेंबर्स इन द फ्रेम। सो मान लेते हैं आपकी फ्रेम है डबल स्टोरी की, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है वो हर एक मेंबर में मिड पॉइंट में होगा, राइट। सो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। नेक्स्ट हम एजप्शन ये लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल शियर है
वो इंटरमीडिएट कॉलम में डबल होगा एज कंपेयर टू द एक्सटीरियर कॉलम्स। सो ये अगर हमारा एक्सटीरियर कॉलम में हमारे जो हॉरिजॉन्टल शेयर है, मान लो ये Q2 और Q1 है, तो इंटीरियर में क्या होगा, इसका डबल होगा, यानी कि 2Q2 और 2Q1। सो अगर सेकेंड स्टोरी में P1 लोड हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है तो शेयर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, दैट इज Q2। वैसे ही अगर नीचे वाली फर्स्ट स्टोरी में P2 लोड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल शेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा Q1 वैल्यू का। सो जो इंटरमीडिएट कॉलम होगी वहाँ पे ये डबल होगा। मींस अगर एक्सटीरियर में 50 किलो न्यूटन रेजिस्ट किया जा रहा है तो इंटरनली जो हॉरिजॉन्टल शेयर लिया जाएगा वो 100 किलो न्यूटन का होगा। सो इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं यूजिंग पोर्टल मेथड। सो इसमें क्या इक्वेशन हो जाएगी, P1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस 2Q2 प्लस Q2। सो P1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 4Q2, राइट। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ अब हम ये दोनों स्टोरी को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से P1 प्लस P2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 प्लस ट्वाइस ऑफ Q1 प्लस Q1, राइट। सो P1 प्लस P2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 4Q1। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं। सो यहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। सो इसके क्या अजप्शंस होते हैं, पहला अजप्शन हमारा सेम होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है वो मिड पॉइंट में होता है बीम और कॉलम के। सो यहाँ आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट 0 हमने लिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिड स्पैन में लिया है पूरे मेंबर्स का फ्रेम के। नाउ सेकंड एजप्शन ये बोलता है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस होता है कॉलम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्रेम। सो ये अगर फ्रेम है हमारा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सेंटर पे जाएगा। सो इससे जो डिस्टेंस जितना दूर हम जाते जाएंगे वैसे ही डायरेक्ट स्ट्रेसेस बढ़ते जाएंगे। मीन्स इस फ्रेम में जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा वो कम होगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो पास है, और जैसे ही हम दूर जाएंगे तो जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे। सो ये वाले फ्रेम में डायरेक्ट स्ट्रेसेस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस फ्रेम, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो मेंबर का डिस्टेंस है ये कम है तो डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ कम होगा, और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो डायरेक्ट स्ट्रेस इसका ज़्यादा होगा।